यूरोपीय यूनियन यानी ईयू ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे भारत ने आर्थिक युद्ध की शुरुआत माना। भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी नायरा एनर्जी को यूरोप ने अपने सैंक्शन लिस्ट में डाल दिया, यानी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसके कुछ ही घंटे बाद अमेरिका के एक प्रभावशाली सीनेटर ने मीडिया कैमरों के सामने कहा, वी विल क्रश इंडियन इकोनॉमी, हम भारतीय अर्थव्यवस्था को कुचल देंगे। वजह सिर्फ इतनी थी कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है ताकि अपने नागरिकों को सस्ता पेट्रोल डीजल मिल सके। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कह दिया, भारत की ऊर्जा सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम जो सही समझेंगे वही करेंगे, किसी के दबाव में नहीं करेंगे। यह सीधा संदेश था कि भारत अब किसी के आगे नहीं झुकेगा। नायरा एनर्जी पहले SRIL के नाम से जानी जाती थी। यह भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है और यूरोपीय देशों को भारी मात्रा में रिफाइंड डीजल एक्सपोर्ट करती है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि अगर यह डीजल रशियन ऑयल से बना है तो वो अब उसे नहीं खरीदेगा। यह वही यूरोप है जिसने रूस यूक्रेन युद्ध के समय भारत से डीजल मंगवाकर अपनी जरूरतें पूरी की थी। लेकिन जब भारत ने अपने फायदों को देखकर निर्णय लेना शुरू किया तो यूरोप को यह बात चुभने लगी। नायरा एनर्जी ने यूरोपीय प्रतिबंधों को अवैध बताया और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनों का उल्लंघन है। कंपनी ने चेतावनी दी कि अगर ये प्रतिबंध हटे नहीं तो वह यूरोपीय यूनियन को इंटरनेशनल कोर्ट में खींच लाएगी। यही नहीं, नायरा ने घोषणा की कि वह भारत में ही 70,000 करोड़ रुपए का नया निवेश करेगी। यानी जिस समय यूरोप भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त भारत में और भी ज्यादा निवेश हो रहा है। जब यूरोप ने भारत से डीजल लेना बंद किया तो भारत ने झट से अपने नए ग्राहक ढूंढ लिए। अब यह डीजल बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और अफ्रीकी देशों की ओर भेजा जा रहा है। यूरोप को फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं है, बल्कि अब वहाँ ईंधन संकट दिखने भी लगा है। भारत ने पहले ही समझ लिया था कि यूरोप कभी भी पलटी मार सकता है, इसलिए भारत ने समय रहते अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। 2024 की पहली छमाही में भारत से अफ्रीका को डीजल की सप्लाई 38% तक बढ़ चुकी है। भारत ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं, जैसे लीगल एक्शन की तैयारी। भारत और नायरा यूरोपियन यूनियन के खिलाफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में केस करने की तैयारी में है। रणनीतिक आजादी का ऐलान। भारत ने कहा कि हम अपने फैसले खुद लेंगे। ये तय करना भारत का अधिकार है कि उसे किससे तेल खरीदना है और किसे बेचना है। नई साझेदारियों की शुरुआत। भारत अब ब्राजील, गायना, सऊदी अरबिया, UAE जैसे देशों के साथ मिलकर सप्लाई चेन और मजबूत बना रहा है, ताकि अगर कोई देश भारत पर दबाव बनाए तो भारत के पास कई विकल्प रहें। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट कहा, अगर कोई देश हमारे साथ व्यापार नहीं करेगा तो हम भी उसके लिए अपने दरवाजे बंद कर देंगे। भारत अब सिर्फ भरोसेमंद, सस्ती और लॉन्ग टर्म एनर्जी पर फोकस करेगा, चाहे वह रूस से मिले या सऊदी अरब से। जब यूरोप खुद रूस से तेल नहीं खरीद पा रहा था तो उसने भारत से रिफाइंड डीजल लिया, क्योंकि डीजल पर मेड इन इंडिया लिखा होता है, मेड इन रशिया नहीं। अब वही यूरोप कहता है कि भारत अगर रूस से तेल ले रहा है तो वह डीजल नहीं लेगा। लेकिन इसी यूरोप के कई देश कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और UAE के रास्ते अब भी रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। यह दोहरा रवैया भारत ने दुनिया को दिखा दिया है और इसका फायदा उठाकर भारत ने अपने तेल उद्योग में औद्योगिक क्रांति की नींव रख दी है। भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी पहले 250 मिलियन टन सालाना थी, जो अब 300 मिलियन टन से ऊपर जा रही है। IOC, BPCL, रिलायंस, नायरा, HPCL हर कोई अब रिफाइनिंग प्लांट बढ़ा रहा है। भारत अब न केवल तेल बेच रहा है, बल्कि थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, घाना, केन्या जैसे देशों में फ्यूल टर्मिनल और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। मतलब भारत सिर्फ सप्लायर नहीं, सिस्टम बिल्डर बन गया है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की धमकियों का जवाब भारत ने सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि नीतिगत, व्यापारिक और कूटनीतिक स्तर पर दिया है। भारत की एनर्जी नीति अब जहां सस्ता और अस्थायी हो वहीं से खरीदो पर आधारित है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को यूरोप के बदले अफ्रीका और एशिया को प्राथमिकता देनी चाहिए? और अगर भविष्य में यूरोप फिर से भारत से तेल मांगता है तो भारत को क्या करना चाहिए? अपनी राय जरूर दें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।